गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन में एम आई ऑडिबल? यस और नो? चलिए, क्लास स्टार्टेड एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. न्यू चैप्टर इज बिजनेस कॉम्बिनेशन. एक बार ऑनलाइन में क्लास प्लस और जूम वाले बच्चे सभी मेरे को एक बार कंफर्म कर दें कि आई एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली और नॉट, सो दैट वी कुड स्टार्ट. यस, ओके. चलिए, न्यू चैप्टर. ऑलरेडी हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया बिजनेस कॉम्बिनेशन से पहले, दैट इज शेयर बेस्ड पेमेंट्स. न्यू चैप्टर न्यू पेज से, और इस चैप्टर का वेटेज लिखिए. इस चैप्टर का वेटेज लिखिएगा 14 टू 6 to 14 मार्क्स. अगेन 6 to 14 मार्क्स. Six to 14 marks. Name of the chapter is Ind AS 103. Again, business combination. We are going to discuss first of all why this is standard. जैसे हमने शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, कोई भी इंड एएस हम चालू करेंगे तो पहले वो आया क्यों, व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड इट, लॉजिक बिहाइंड इट, एंड अगेन टाइमली अगले एक हफ्ते के अंदर, मतलब 7 to 8 डेज में हम ये चैप्टर खत्म करेंगे. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स. और मैंने आपको पहले ही बोला था. हाँ, गुड मॉर्निंग दिव्यांग, गुड मॉर्निंग आर्यन, गुड मॉर्निंग प्रतिभा. ओके, नाउ मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ था कि भाई ये जो चैप्टर है ना, हर एक चैप्टर में हम बैकग्राउंड से स्टार्टिंग करेंगे. ओके, ना इससे पहले ना आपको बचपन में आपने इससे ही रिलेटेड एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था, दैट इज अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन. याद है कुछ ऐसा? इंटरेक्शन के लिए चैट बॉक्स यूज कीजिएगा. आपको याद है? आपने बचपन में एक पढ़ा था, क्या नाम था उसका? अमालगमेशन. अमालगमेशन में आप क्या पढ़ते थे? व्हाट डू यू मीन बाय अमालगमेशन? जस्ट डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. यस सर, अमालगमेशन में क्या होता था ना, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया, या दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी बन गई. यस और नो? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने. सो यहां पर जब ऑलरेडी पहले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, या इंड एएस लाने की जरूरत क्या थी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 को ही क्यों नहीं एज इट इज अडॉप्ट कर लिया गया? कुछ लॉजिक हो सकता है सर इसके पीछे? यस और नो? आंसर इज यस. आप मुझे एक बात बताना, आप वहां पे दो चीजें पढ़ते थे. अभी कुछ भी मत लिखना जब तक मैं ना बोलूं. आप इंड एएस 103 हमारा स्टार्ट हो रहा है, और उसका पहले हम बैकग्राउंड समझेंगे. लेकिन बैकग्राउंड से पहले मैं समझूंगा, आपको डिस्कशन करेंगे इंड एएस 103 क्यों बना. उसके पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 था, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी? उसमें प्रॉब्लम्स थी, हाँ. तो हमने गलत पढ़ा? नहीं, गलत नहीं पढ़ा, बट थोड़ा सा इनकम्प्लीट है. ओके सर, वहां एक आपने पढ़ी थी मेथड परचेज, वहां एक मेथड पढ़ी थी आपने मर्जर, या तो इधर इन द केस ऑफ परचेज और मर्जर. यस और नो? अगर आप एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, वहां पे जब एक्विजिशन हो रहा है, बिजनेस का एक्विजिशन हो रहा है, वहां पे पता प्रॉब्लम क्या थी? एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए ने बी को एक्वायर किया, बदले में बी को एक्वायर कर लिया और क्या दिया? पीसी, परचेज कंसिडरेशन दिया. यस और नो? तो जब ए कंपनी ने बी को एक्वायर किया, कहना इसे बी के सारी बैलेंस शीट आइटम्स किसकी हो गई? सर ए की हो गई. हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? यस सर, हो गई. सर साथ ही साथ सारे असेट्स पे किसका कंट्रोल आ गया? ए का आ गया. नाउ ए क्या हो गई? ओनर हो गई. ए ने अगर बी को एक्वायर किया तो सारे बैलेंस शीट आइटम बी के जो थे वो किसके हो गए? ए के हो गए. और सारे एसेट्स लायबिलिटीज पे किसका कंट्रोल आ गया? ए का आ गया. अब
अब यहां से डिस्कशन चालू करते हैं। ये तो हमें मालूम है बेसिक कि अमलगमेशन हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, बट पॉइंट इज जब AS14 में मैं बात करूं ना, AS14 बोलता था या बोलता है कि सर ए ने बी को एक्वायर किया, क्या एक्वायर किया, उसका बिजनेस एक्वायर किया, तब AS14 एप्लीकेबल होगा। और बिजनेस की डेफिनेशन वहां पर ये थी कि एक्विजिशन ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ कैन आई से एक्विजिशन ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज इज बिजनेस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, बट दैट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि सर बिजनेस एक्वायर करना और असेट्स और सारे लायबिलिटीज को एक्वायर करना इज अलग अलग थिंग, ये दोनों बातें अलग अलग है। इस वजह से सबसे पहले इंड AS 103 में बिजनेस को डिफाइन किया गया कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बिजनेस, बिकॉज whenever we will discuss the acquisition of one company by another company, there has to be takeover of business, there has to be acquisition of business, और बिजनेस वर्ड ही डिफाइन नहीं था। बिजनेस के लिए क्या बोला, बोले एक्विजिशन ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज इज बिजनेस। ऐसा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जैसे नाटा एकेडमी है, ठीक है, नाटा एकेडमी, और आपकी कंपनी आई, आपने नाटा एकेडमी परचेज कर ली, एक्वायर कर ली, कैन आई से ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑल रिसोर्सेज हैव बीन योर, और अब आप उसको अब आप क्लास रन नहीं कर रहे हो। नाउ पॉइंट इज, अब आप क्लास रन नहीं कर रहे हो, तो सर हम क्लास रन नहीं कर रहे, हमने यहाँ पे ना हॉस्टल बना दिया पूरा। नाउ कैन आई से नाटा एकेडमी का बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या था? सर टू प्रोवाइड एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ CA/CS। हाँ, लेकिन जब आपने एक्विजिशन किया, क्या आपने उस बिजनेस को कंटिन्यू किया? नहीं, आपने उन एसेट्स को यूज कर लिया, एक्वायर कर लिया, बट यू हैव नॉट एक्वायर्ड बिजनेस। ओ, तो सर ये गलती किसकी है? सर गलती किसकी है? गलती किसी की नहीं है। यहाँ पे जब AS14 बना था उस टाइम पे ऐसे पर्सपेक्टिव नहीं थे, तब हो सकता है वो जो डेफिनेशन थी बिजनेस की वो AS14 वाली, दैट इज रीजनेबल, feasible, acceptable, but in today's world it is not acceptable. Is that clear? Is that clear to you? हेलो, ये पहला लॉजिक समझ में आया, बिजनेस वाला। दिव्यांग, आर्यन, प्रेम, ये ए के नाम से कौन है यार? यस, ओके, पहला लूपहोल समझ में आया। दूसरी बात करते हैं। एक चीज और होती थी, आपको याद होगा, आपने अमालगमेशन में पढ़ा होगा, नेट असेट्स टेकन ओवर। नेट असेट्स टेकन ओवर आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था। नेट असेट्स टेकन ओवर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने अगर पढ़ी हो तो मैं आपको बताता हूं कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, जस्ट अ मोमेंट, ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट, एक बार कंफर्म करना। हेलो, ओके। नेट असेट्स टेकन ओवर, मैंने ए लिमिटेड ने 500 रुपीज के नेट असेट्स परचेज करे, एंड बदले में पीसी कितने का दिया? 500। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व कुछ भी आता है? नहीं आएगा सर। इन केस हो सकता है, ध्यान से समझना, ये जो पीसी था ना, नेट एसेट्स तो 500 के थे, पीसी के लिए इन्होंने 50 शेयर्स दिए 10 रुपए एक के। ध्यान समझना, ये तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अगर 600 रुपए पीसी दिया जाता तो क्या आता है सर बुक्स में? सर बुक्स में हमारे गुड्डू आ जाता है। गुड्डू कौन? गुडविल 100 की आ जाती। साथ ही साथ ये यहां पे एसेट साइड पे गुडविल आ जाती। इधर पे क्या आ जाता सर मुझे बताओ? इधर पे ये जो 100 रुपए का क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। रीजन बीइंग 50 शेयर्स इंटू 12 रुपीज आप दे रहे होगे यहां पे। यस और नो? यस और नो? सर एक और बात बोलता हूं, 750 अगर पीसीएम ने दिया 750, कैन आई से माय गुडविल विल बी हाउ मच? 250 हो जाएगी। हाँ, बट मुझे एक बात बताओ, साथ ही साथ आपकी बुक्स में जब रिकॉर्ड करोगे आप एंट्रीज, तो आपकी बुक्स में एक एडजस्टमेंट आ जाएगा
250 रुपीज का क्या सिक्योरिटी प्रीमियम, यस और नो? इसका मतलब 50 रुपए, 50 शेयर आप 15 रुपए में दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, यस और नो? बट मुझे एक बात बताओ, ये गुडविल तो ठीक है, ये एडजस्टमेंट ठीक है, बट कहना ही से गुडविल को बुक्स में लाने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम क्रिएट किए जा रहे हो, आप सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रिएट किए जा रहे हो। अरे ये तो गलत है ना, ये तो कंपनीज एक्ट ही अलाउ नहीं करेगा, शेड्यूल 3 अलाउ नहीं करेगा। आप गुडविल की वजह से सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ा रहे हो, दिस इज ऑल्सो लूप होल। क्या ऐसा करना चाहिए? नो, बट AS14 में ऐसा हो रहा था। ये बात समझ में आए, सेकंड लॉजिक समझ में आया? ऐसे थम्स अप कर देना, और अगर जैसे मैं बोलूँ ना समझ में आया है नहीं, तो आपको टाइप करना है वाई, अगर समझ में आ गया, नहीं आया तो N। ठीक है, अभी ध्यान समझना, दो लूप होल मैंने आपको समझाए, तीसरा लूप होल अपन डिस्कस करते हैं। एक कंपनी है ए, इसने एक्वायर कर लिया बी कंपनी को, नॉर्मल है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी एक कंपनी है ए, उसने एक्वायर कर लिया बड़ी कंपनी को। कुछ डिफरेंस समझ में आया यहां पे? कुछ डिफरेंस समझ में आया यहां पे? सर ये कोई बड़ी कंपनी थी जिसने टेक ओवर किया है छोटी कंपनी का, एक्विजिशन किया है छोटी कंपनी का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट AS14 में सेम दिया है। लेकिन एक स्मॉल कंपनी है जिसने टेक ओवर किसका किया? बिग कंपनी का। ओ ऐसा भी होता है, यस। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते थे मर्जर, और इसको बोलते थे रिवर्स मर्जर। बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज गिवन बाय AS14 सेम हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहां पे एक तरह से मुझे एक बात बताओ ना, लॉजिकली ए छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को वैसे टेक ओवर कर सकती है, इसका ट्रीटमेंट अलग से सेपरेट दिया ही नहीं था। ओ सो दिस वाज द थर्ड। तो सर ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं। मैं आपको अभी सिर्फ लूप होल बता रहा हूं, चैप्टर में जब हम करेंगे तो हम एक एक बात को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। जो आज मैं बातें आपसे कर रहा हूं ना, ये आपको ध्यान रखनी है बस। मैं लिखवाऊंगा सब कुछ, बट पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड क्रिएट करवा रहा हूं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आया, ये जीवन में क्यों आया। अरे हेलो, ये बात समझ में आ रही है? अब एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम वॉज आपने बचपन में एक और AS पढ़ा था, AS14, और एक साथ में पढ़ा था AS21। सर AS21 क्या था? कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। और ये था AS14 अमालगमेशन। यहां पर एक कंपनी ने बी कंपनी को टेक ओवर किया, कहना इसे कंट्रोल एक्वायर कर लिया, ए ने बी पे कंट्रोल ले लिया। हाँ, तो भाई साहब जिस दिन बिजनेस एक्वायर हुआ है, बिजनेस एक्वायर हो रहा है, तो तब लगता है AS14, और जब कंसोलिडेशन बनेगा वो तो हर 30 ऑन ईयर एंड बनता है, हर 31 मार्च को। ये भी हमें मालूम था। AS14 क्या बोलता है? AS14 क्या बोलता है? मान लो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड परचेज कर ली, मतलब 100% कंट्रोल आ गया। और यहां पे भी अगर मैं बोलूं ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया, 100% कंट्रोल ले लिया, मतलब कहना इसे होली ऑन सब्सिडरी बना लिया। हाँ अभी ध्यान समझना, प्रॉब्लम अब बता रहा हूं क्या है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मालूम क्या है? AS14 में ऐसा आप कुछ लिखते थे, बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर, फिर आप दूसरी एंट्री पास करते थे नेट एसेट डेबिट गुडविल डेबिट, अगर कोई गुडविल आई, टू बिजनेस परचेज, और तीसरा यहां पे आप पास करते थे एंट्री लिक्विडेटर टू मोड ऑफ पेमेंट। ये तीन एंट्रीज आप पास करते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 में। ठीक है, अब यहां से बिजनेस परचेज को हटाया, लिक्विडेटर से लिक्विडेटर को हटाया, बेसिकली इफेक्ट क्या हो रहा है? नेट एसेट अकाउंट डेबिट गुडविल डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट। कहना इसे आप यही कर रहे थे,
और कंसोलिडेशन में क्या कर रहे थे आप? नाउ कंसोलिडेशन में क्या कर रहे थे आप? AS 14 के हिसाब से आप क्या कर रहे थे? AS 14 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट, और फिर अगली एंट्री करते थे आप नेट एसेट डेबिट, गुडविल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट गया, बेसिकली यहां पे अल्टीमेटली आप यही एंट्री पास कर रहे थे, नेट एसेट डेबिट, गुडविल डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट। पहला AS 14 और AS 21 सेम है, सेम ट्रीटमेंट कर रहा था। यस, तो देयर वॉज नॉट समथिंग कि यार जो सेम चीज बात कर रहा हो। मैं आपको अभी सिर्फ बैकग्राउंड पे ले जाऊंगा, भले ही ये कुछ भी हो, हम टाइमली खत्म करेंगे चैप्टर, आप मेरे पे छोड़ दो। वो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग पे होना चाहिए जब मैं बोलूं, ठीक है? ओके, अगेन अगेन ये लॉजिक समझ में आया सर? तो अब तो मुझे एक बात बताओ, AS 14 भी वही बात बोल रहा है, AS 21 भी वही बात बोल रहा है। हाँ, और फर्क फर्क एक और बात सुनो, ये जिस दिन बना ना, ये जिस दिन एक्विजिशन हुआ, उस दिन ये एक बैलेंस शीट बनाएंगे और उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जिस दिन हुआ, ये कब होगा? ईयर एंड पर, इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो देयर वाज समथिंग प्रॉब्लम, सम प्रॉब्लम्स आउट देयर। तो ये प्रॉब्लम समझ में आई आपको? इंड AS 103 के लाने की वजह क्या है? वजह तुम हो। कौन सी वजह सर? ये लूप होल्स। तो सर ये गलत क्यों बनाया? जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में गलत नहीं बनाया, उस जमाने में वो सब सही था, बट आज ये गलत है क्योंकि आज चीजें बदल गई हैं, सोचने का तरीका बदल गया है। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस, नाउ सो कमिंग बैक, ये सारे लूप होल समझ में आ गए आपको। तो फिर इस वजह से क्या लेके आना पड़ा? इंड AS 103। अच्छा, ये इंड AS 103 ये किसका एडॉप्शन होगा? IFRS 3 का। इंड AS 103 दैट इज IFRS 3 का एडॉप्शन है ये। तो इंड AS 103 क्या लेके आया, मैं अब आपको बताता हूं कि भाई, एक तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ मर्जर था। इसमें कुछ बातें थी, इसमें क्या बातें थी कि भाई ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन ओवर, है ना, एट मार्केट वैल्यू एंड लायबिलिटीज एट टेबल वैल्यू। यस और नो? मर्जर में क्या था? मर्जर में क्या था? बुक वैल्यू पे, लेकिन यहां पे कैश को छोड़ के सब कुछ ले लेते थे। यस और नो? तो इन दोनों को ना, इन दोनों को मिला के इंड AS 103 लेके आया एक्विजिशन मेथड। फिर क्यों? क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया इन्होंने। इंड AS 103 में जो अच्छी अच्छी बातें थी ना, जो रियलिस्टिक बातें थी, जो प्रैक्टिकल बातें थी, वो सब लेके आ गए। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझना, और कुछ नई बातें लेके आए। नई बातें कौन सी लेके आए सर? नई बातें लेके आने वाला पॉइंट नंबर 1, सर जब PC दे रहे हैं ना, उस दौरान फ्रेंचाइजी राइट्स भी तो दिए होंगे, नॉट जस्ट असेट्स एंड लायबिलिटीज बट फ्रेंचाइजी राइट्स आल्सो वेर गिवन। अब जब AS 14 बना था तब ऐसा फ्रेंचाइजी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बट आज की डेट में है। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट एट द ओल्ड टाइम अबाउट इंडेमनिफिकेशन ऑफ असेट। आज है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें लाके इन्होंने एक मेथड लेके आ गए, एक्विजिशन मेथड, जो प्योर मर्जर की बात करता था उसके लिए कॉमन कंट्रोल मेथड लेके आए, कॉमन कंट्रोल मेथड लेके आए। अब ये तो सिर्फ एक्विजिशन की बात हो गई, लेकिन 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 देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डीमर्जर। ये नाम सुना होगा आपने, स्पिन ऑफ,
इन सब के लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था, और ये भी एक तरह से कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात हो रही थी, तो इसके लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं था, तो बोले ये बात भी 103 कवर करेगा। इज दैट क्लियर? अरे तुमको समझा कि नहीं? ओके, मतलब आप ये बोल रहे हो कि यहां पे इन दोनों को मिला के एक्विजिशन मेथड कुछ लेके आए प्लस कुछ नई चीजें लेके आ गए। यस। प्योर मर्जर के लिए कॉमन कंट्रोल लेके आ गए। हाँ। फिर ये डीमर्जर स्पिन ऑफ के लिए कोई एएस था ही नहीं। हाँ, तो फिर इसको भी बिजनेस कॉम्बिनेशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया। यस। ओके, I hope now you guys have understood the background behind 103। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि AS14 गलत था, बट मैं आपको सिंपल एक चीज बताने वाला हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 जब बना था उस दौरान इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी अकाउंट्स में, बट आज की डेट पर चेंजिंग वर्ल्ड के साथ, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से, नाउ द पॉइंट इज इट हैज बीन चेंज एंड चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट, और उस वजह से इंड एस 103 लाया गया। आई होप द बैकग्राउंड इज वेरी मच क्लियर बिहाइंड दिस एस, सॉरी इंड एस। हाँ, मैं बोलूं एस 14 में कुछ फ्लॉज थे जो जिसको कवर करने के लिए इंड एस 103 आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको पहला लूप होल क्या बताया था, वो बिजनेस को ही डिफाइन नहीं करता था, बट यहां पे आपको बिजनेस को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस होता क्या है, मुझे आप एक बात बताओ। बिजनेस इज नथिंग बट दी सेट ऑफ एक्टिविटी। कुछ आपने इनपुट किया, उस इनपुट से प्रोसेस किया। मतलब सुनो, मैंने ना, हेलो, एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लो नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी, इनका बिजनेस क्या है? प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू CACS students, yes or no? There is someone called as HD Limited acquired NPA. Now point is HD Limited ने जब एक्वायर किया तो नाटा प्रोफेशनल एकेडमी के सारे रिसोर्सेज, ये सिस्टम, पोडियम, प्रोजेक्टर, टेबल, है ना, ये सारी की सारी चीजें, प्लस एडमिन डिपार्टमेंट, फीस, एवरीथिंग, दैट इज नथिंग बट द रिसोर्सेज ऑफ एनपीए किसके पास चले गए? एचडी लिमिटेड के पास चले गए। और एचडी लिमिटेड का मेन बिजनेस पता क्या है? हॉस्टल प्रोवाइड करना। ओ, तो इन्होंने क्या किया, उस पूरे स्पेस को, उस पूरी बिल्डिंग को हॉस्टल में बदल दिया। कहना ही से मुझे एक बात बताइए, बिजनेस कंटिन्यू हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन AS14 इसको बिजनेस एक्विजिशन मान लेता था। इंडियस बोलता है ये बिजनेस है ही नहीं। तो बिजनेस क्या है? बोले बिजनेस इज समथिंग विच विल बी डिफाइंड अंडर इंडियस 103। तो सबसे पहले यहां पे वो आपको बताएगा बिजनेस क्या है, उसके बाद वो ये बताएगा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है। ओ, इतना सटीक? यस, ऐसे ही हमारे यहां ऐसा ही होता है। डन विद इट? ओके, सो फर्स्ट कंसेप्ट वन इज, अच्छा मैं आपको बताऊं ना, आपके ICAI स्टडी मटेरियल में, ICAI स्टडी मटेरियल में मैं आपको बता देता हूं कि 20 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की डेफिनेशन पे है, और 10 एग्जांपल्स आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन पर है। सिर्फ ये दो चीजों पे 30 क्वेश्चन ऐसे ही। हाँ, काफी छोटा है, इंडिया से 150 पेज का है मात्र, ओनली 150 पेजेस। ये मैंने सार्काज्म में बोला है ना। तो चलिए परंपरा अनुसार अब नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले अपन सारे कंसेप्ट नोट्स यहीं पे कवर करेंगे, क्वेश्चन सारे इसी में कवर कराऊंगा मैं, डोंट यू वरी, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ऑल पास्ट एग्जामिनेशन टिल November 24 विल बी कवर्ड। नाउ हैशटैग नंबर 1, व्हाट इज बिजनेस? अब आप लिख सकते हैं मेरे साथ। सो बोले बिजनेस मीन्स, राइट डाउन, business means
integrated set of activities, integrated set of activities. क्लास प्लस सभी को समझ में आ रहा है? डन. एंड असेट्स. बिजनेस का मतलब क्या होता है? बोले कि इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड असेट्स. ओके. बी, कैपेबल of being conducted and managed. C, for the purpose of producing goods and services. इन्वेस्टमेंट इनकम, इसको अपन डिविडेंड और इंटरेस्ट बोल सकते हैं. थर्ड, अदर इनकम, फ्रॉम ऑर्डिनरी activities. So this is the definition of business. Now we are going to understand the definition. Business means integrated set of activities and assets. मतलब कोई ऐसा प्रयास, set of activities. Set of activities मतलब जैसे नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी. अब इसकी सेट ऑफ एक्टिविटीज क्या होगी? देयर हैज बीन क्लासरूम जहां पे स्टूडेंट्स आके पढ़ रहे हैं, टीचर्स जहां पे टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं, राइट? एडमिन डिपार्टमेंट, फीस डिपार्टमेंट, टेस्ट डिपार्टमेंट, नोट्स डिपार्टमेंट. So these are nothing but these set of activities. So business is set of activities. और वहां पे क्या दिया हुआ था? All assets and liabilities. Business means all assets and liabilities. They have not defined and assets. ठीक है, लेकिन सिर्फ set of activities and assets नहीं. Capable of being conducted and managed. Capable of being conducted and managed. मतलब सिर्फ और सिर्फ set of activity है क्या business? No. वो चल भी रहे हैं और प्रॉपरली मैनेज भी हो रहे हो. ओके, होपिंग यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, नाउ किस लिए? ताकि कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस हो, या इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट हो, या अदर इनकम जनरेट हो, या तो कुछ प्रोडक्शन हो, है ना? मतलब देयर हैज टू बी सम रिटर्न. नाउ देयर हैज टू बी सम आउटपुट जनरेटेड. सो कैन आई से इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसेट्स इज नथिंग बट द इनपुट. जिसको कंडक्ट और मैनेज कर रहे हो इसको हम बोलेंगे प्रोसेस, सो दैट कि हम प्रोड्यूस कर पाए गुड्स और सर्विस या इन्वेस्टमेंट इनकम या अदर इनकम. दिस इज नथिंग बट द आउटपुट. सो बिजनेस इज डिफाइंड इन द थ्री इंग्रेडिएंट्स: इनपुट प्लस प्रोसेस प्लस आउटपुट. यस और नो? अरे यस और नो, तुमको समझा कि नहीं? श्योर? Okay, so what we will do is first of all understand. यहाँ पे नोट, अच्छा ये मैंने देखो अलग हाईलाइट किया सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसेट्स, तो मैं उसको ना
अलग से डिफाइन कर दो, नोट 1, सेट ऑफ एक्टिविटीज, जिसे हम प्यार से बोलेंगे SOA। क्या बोलेंगे? SOA। और इसको हम डिफाइन करेंगे 3 ब्लॉक्स में। पॉइंट इज इनपुट प्लस प्रोसेस, ये दोनों मिले तो क्या आया? आउटपुट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड एज इनपुट? तो लिखना रिसोर्सेस which have the ability to create what? Output. Resources which have the ability to create output. From one or more resources. ऐसे रिसोर्सेस जो क्या बना दें? आउटपुट बना दें। किस चीज से? फ्रॉम वन और मोर प्रोसेस। मतलब ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज जिनसे क्या लिया जाए? आउटपुट लिया जाए। किस वजह से? उनको प्रॉपरली मैनेज और कंडक्ट किया जाए, जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस। ओके, ये होते हैं दो तरीके के। वर्कफोर्स और असेट्स। सर अब ये वर्कफोर्स क्या होता है? वर्कफोर्स का मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करके रखे, ऑर्गेनाइज्ड, स्किल्ड, ऑर्गेनाइज, स्किल्ड, ऐसे लोग या ऐसी एक्टिविटीज जो हमारी एंटिटी को ऑर्गेनाइज करके चले, स्किल्ड एक्टिविटीज जिसकी वजह से बिजनेस स्मूथली रन हो, बट does not include sales staff, एक्सेट्रा। इसमें सेल्स स्टाफ नहीं आएगा। सेल्स स्टाफ का क्या काम होता है? प्रोडक्शन करना, मार्केट करना, मार्केटिंग करना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपका कोई इनपुट क्रिएट कर रहे हैं? नो, दे आर जस्ट डूइंग मार्केटिंग। ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइज करके चले ऑर्गेनाइजेशन को, स्किल्ड लोग, वो आ जाएंगे कहां पे? वर्कफोर्स के अंदर। वर्कफोर्स क्या है? वर्कफोर्स हमारा इनिशिएट करता है रिसोर्सेस को, जो एबिलिटी, जिनमें एबिलिटी होती है आउटपुट को डेवलप करने की, बाय अप्लाइंग वन और मोर प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड एज असेट? सर ये कौन से रिसोर्सेस? क्या हम इनको इकोनॉमिक रिसोर्सेस बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। एक काम करो, हम्म these are economic resources which have the ability to create output
फ्रॉम वन और मोर प्रोसेसेस। ठीक है, असेट्स, अब असेट्स में क्या क्या आ जाएगा? इनपुट के दौरान कौन कौन से रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस में कौन कौन से एसेट्स इंक्लूड हो जाएंगे? पहला, एसेट्स के लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं पीपीई का। बी, इनटेंजिबल, लेकिन याद करना आपको इनटेंजिबल में एक चीज एक्सक्लूड करनी है, एंड व्हाट इज दैट? गुडविल। सी, अदर एसेट्स। सेकेंड, एक्सक्लूडिंग गुडविल, अदर एसेट्स, बट ये नेट एसेट्स ना हो तो एक्सक्लूडिंग लायबिलिटीज। बोलो, ये समझ में आया? ये एग्जांपल समझ में आया? इफ एनी डाउट्स जस्ट आस्क मी। तो इनपुट क्या होता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेस, जिससे आउटपुट डेवलप होता है बाय अप्लाइंग वन और मोर प्रोसेसेस। इट इंक्लूड्स वर्कफोर्स एज वेल एज असेट्स। वर्कफोर्स कब आएगा सर? वर्कफोर्स तब आएगा जब सारे स्किल्ड और ऑर्गेनाइज स्टाफ इसमें होंगे, बट डोंट इंक्लूड सेल्स स्टाफ। असेट्स में पीपी पूरी, इंटेंजिबल एक्सक्लूडिंग गुडविल, और अदर एसेट्स एक्सक्लूडिंग लायबिलिटीज, मतलब बेसिकली नेट एसेट ना आ जाए। Now, the term called as process. Process का मतलब होता है these are systems slash methods, standards, conventions, protocols. प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस मीन्स सिस्टम्स, स्टैंडर्ड्स, कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स जो किस पे लगाए जाते हैं? इनपुट्स पर लगाए जाते हैं, सो दैट आउटपुट क्रिएट हो। These are basically applied in business. These are basically applied in business. ये कुछ और नहीं, ये बिजनेस करने का तरीका है एक तरह से। अगर मैं आपको बोलूं, इट इज नथिंग बट द बिजनेस करने का तरीका। एक सेकेंड ना, इसको लिखा तो नहीं? बेसिकली, एक सेकेंड ना, दीज आर बेसिकली सेट ऑफ एक्टिविटीज अप्लाइड, हाँ ये थोड़ा बेटर लैंग्वेज है, अप्लाइड ऑन इनपुट्स। मैं आपके साथ ही नोट्स बनाते चल रहा हूं सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, और इसी से अपने को रिवीजन करना है। मैं जो मेरी रिवीजन सीरीज भी चलती है हर अटेम्प्ट, उस रिवीजन सीरीज में मैं इन्हीं हैंड रिटन नोट से करवाता हूं रिवीजन। These are basically set of activities applied on inputs. Now what do you mean by the term output? बोलो, इनपुट समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया, आउटपुट समझ में आया, ये क्या होता है सर? ये तीनों को बोलते हैं सेट ऑफ एक्टिविटीज। ये कहां पे आती? इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसेट्स capable of being conducted and managed for the purpose of producing goods or service, investment income, other income from ordinary activities.
लिख गया, आगे बढ़े, डन. It is output is the result obtained after application of process on inputs. आउटपुट क्या है? रिजल्ट है. ऑप्टेन किससे हुआ है? जब एप्लीकेशन किया गया प्रोसेस का, किस पे? इनपुट्स पे. इसके एग्जांपल्स क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा है रिडक्शन इन कॉस्ट, थर्ड अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. लिखना, आउटपुट इज नॉट मैंडेटरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन आया है एमसीक्यू. मैंडेटरी फॉर set of activities as business capable to generate output. स्टार्टअप्स. एग्जाम्पल स्टार्टअप्स. क्या लिखा दिया ये सर? मैं बताता हूं अभी. मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, यहां तक लिख गया कि नहीं? लिख गया. अब ध्यान समझना, मैंने आपको क्या बोला कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड असेट्स जो कैपेबल है कंडक्ट करने के या मैनेज करने के, टू जनरेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, अदर इनकम और द इन्वेस्टमेंट इनकम, है ना, रिटर्न जनरेट करने के लिए. तो मैंने बोला कि सर ये सेट ऑफ एक्टिविटीज क्या है? तो सेट ऑफ एक्टिविटीज इज नथिंग बट द इनपुट अलोंग विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस विच जनरेट्स आउटपुट. इनपुट के अंदर आता है वर्कफोर्स और असेट्स. मतलब ये इनपुट होना जरूरी है फॉर अ बिजनेस टू बी कॉल्ड एज अ बिजनेस अंडर 103. बिजनेस कहलाने के लिए देयर हैज टू बी सम इनपुट और उस पे होगा प्रोसेस. प्रोसेस क्या होता है सर? सिस्टम, प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड, कन्वेंशंस, लॉजिकली बेस्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज जो कि अप्लाई की जाती है किस पे? इनपुट पर. जिससे क्या आता है? आउटपुट. आउटपुट क्या होता है? रिजल्ट ऑब्टेन बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस ऑन इनपुट्स. याद रखना ये क्या है? रिडक्शन इन कॉस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज आउटपुट. बट समटाइम्स आउटपुट मैंडेटरी नहीं है एक सेट ऑफ एक्टिविटी. मैंडेटरी सेट ऑफ एक्टिविटी नहीं है. एग्जाम्पल के लिए स्टार्टअप्स. आपने कोई स्टार्टअप चालू किया और उसने किसी को टेक ओवर कर लिया, तो हो सकता है डे वन पे कोई आउटपुट जनरेट ना हो. फर्स्ट इनिशियल ईयर्स में आउटपुट जनरेट ना हो. क्यों? क्योंकि हो सकता है लॉस मेकिंग कंपनी हो. यस यस यस, इसलिए सर आपने एग्जांपल में स्टार्टअप लिखा है. यस, मैंने क्या लिखा? आउटपुट इज नॉट मैंडेटरी फॉर सेट ऑफ एक्टिविटी एज बिजनेस कैपेबल टू जनरेट दिया. डन. हेलो. Note number 1 clear, a set of activities. Now, guys, note number 2. Note number 2. Acquisition of
ग्रुप ऑफ एसेट्स। मैंने आपको क्या बोला था, एस 14 में ग्रुप ऑफ एसेट्स को एक्वायर कर लिया तो भी अमालगमेशन मान लिया जाता था, भले ही वो बिजनेस कंटिन्यू हो रहा हो या ना हो रहा हो। इस इंडियस में क्या है, देयर हैज टू बी सम बिजनेस। अरे यस और नो? हाँ, जिसपे स्टैंडर्ड ही टिका हुआ है ओ। तो मान लो अगर बिजनेस नहीं है लेकिन एक्विजिशन हुआ ग्रुप ऑफ एसेट्स का, तो क्या होता है? तो भैया सीधी सी बात है, पहली बात, इट इज कवर्ड। हमने जितना अभी तक डिस्कशन किया ना, अब हम उसके नोट्स बना रहे हैं ताकि कल को जब हम रिवाइज करें ना, हमारे मन में एक एक पॉइंट लॉजिकली कनेक्ट होता जाए। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद आ जाएगा। कवर्ड बाय AS 14, that is amalgamation. B, it is not covered by Ind AS 103, that is business combination. बट सर अगर ग्रुप ऑफ एसेट को परचेज किया गया है तो वो कहां जाएगा, वो कहां पर जाएगा? Ind AS ने इसका भी जवाब दिया है, सिंस इट, अच्छा पहले तो लॉजिक में लिखा रहा हूं कि ये नॉट कवर्ड बाय Ind AS 103, क्यों? क्योंकि सिंस इट डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस, ये बिजनेस ही नहीं है, तो बिजनेस नहीं है तो 103 तो एप्लीकेबल होने से रहा। पॉइंट नंबर 3 में हम लिखते हैं ये Ind AS में कहां कवर है, तो दोस्तों इट इज कवर्ड अंडर Ind AS 16, that is PPE। PPE में कवर है ये। और PPE वाला Ind AS क्या बोलता है, जब भी एक्विजिशन होता है ग्रुप ऑफ एसेट्स का तो Ind AS 16 बोलता है एज पर Ind AS 16। और मैंने याद है दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में क्या बोला था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वेयर शॉर्ट स्टोरीज while Ind AS are novel, they are just like a novel। एक Ind AS में कब दूसरा आ जाएगा, कब दूसरे से तीसरे पे चला जाएगा पता ही नहीं चलता, लेकिन अगर हम लॉजिकली चले तो हर एक चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अनलाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, ये क्या बोलता है, कंसीडरेशन। जब ग्रुप ऑफ एसेट परचेज किए गए हैं तो उसके बदले में कंसीडरेशन मिला होगा, तो कंसीडरेशन दैट इज कंसोलिडेटेड प्राइस पेड टू acquire asset would be apportioned in the ratio of fair value of assets acquired। ओके, Ind AS 16 क्या बोलता है कि जब भी ग्रुप ऑफ एसेट्स का एक्विजिशन हो तो कंसोलिडेटेड प्राइस पेड टू एक्वायर एसेट्स वुड बी अपॉर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। एग्जांपल नंबर 1, सपोज एग्जांपल नंबर 1, ये दी है बुक वैल्यू और ये दी है फेयर वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग, ये है 100 रुपीज का, ये 200 रुपीज का, इसकी फेयर वैल्यू 150 250।
और ये आपको इंफॉर्मेशन दी है, इट परचेज्ड फॉर ₹600। तो आपको मैं अकाउंटिंग दिखा देता हूं एएस और इंडियस की। एएस 14 क्या करता था, इसको रिकॉर्ड करता था प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग डेबिट कितने की थी, 100 200, टू मोड ऑफ पेमेंट 600। मुझे बताओ यहां क्या आ जाएगा, गुडविल कितने की आएगी, सॉरी 150 आएगा ये, क्योंकि एक्विजिशन होता था फेयर वैल्यू पर, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स पे। और यहां पे मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा इंड एस 16 का। इंड एस क्या बोलता है, यहां बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी जल्दी बताओ, 200। ठीक है, ये कौन करता था, ये तो बोलता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशंस। बट इंड एस बोलता है कि पहली बात तो ये अमालगमेशन है ही नहीं, दूसरी बात इसको कंसोलिडेटेड प्राइस जो है ना 600 रुपीज, इसको अपॉर्शन करो इन द रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स। मतलब आपकी एंट्री हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट कितना है 600, और इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड किस रेशियो में करोगे, 600 इन रेशियो ऑफ 150:250। जरा मुझे डिवाइड करके बताना कितना आता है, प्लांट एंड मशीनरी में कितना आएगा, 600 को डिवाइड कर दो इस रेशियो में। ओके, एक आंसर आया 225, प्लांट एंड मशीनरी पे लिख दे रहा हूं मैं, और ये 375। इज दैट क्लियर ऑल माई वंडरफुल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस। हम सिर्फ अभी बिजनेस पढ़ रहे हैं, हेलो, ओ कॉम्बिनेशन पे भी नहीं पहुंचे, बिल्कुल। नाउ कम्स नोट नंबर 3। ओ अभी और, हाँ मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, ध्यान सुनना, इधर सुनो, इधर इधर। मैंने ना एक मल्टी खरीदी, आई हैव परचेज्ड, माई कंपनी हैज परचेज्ड अ मल्टी जिसमें 20 फ्लैट्स है, जिनको मैं रेंट पे देने वाला हूं। समझना, यहां पर एक कोई मल्टी है जो कि कौन रन कर रहा है, तिवारी लिमिटेड, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, तिवारी लिमिटेड ने क्या किया, ये जो इस मल्टी में ना 20 फ्लैट्स है, पूरी मल्टी में, इस मल्टी को एक्वायर किसने कर लिया, एचडी लिमिटेड ने। ठीक है, तिवारी लिमिटेड क्या करता था, रेंट पे चढ़ाता था, एचडी लिमिटेड क्या करेगा, रेंट पे चढ़ाएगा। ओके, नाउ जस्ट डू लेट मी नो, इज दिस, इधर ये बिजनेस है कि नहीं, जल्दी बताओ, ये बिजनेस है कि नहीं, अरे बोलो ना यार, ये बिजनेस, हाँ ओके, आई रिप्लाई यस 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 यस, बट इट इज नॉट कवर्ड अंडर इंड एस 103। व्हाई, ओ क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज देखो सब कुछ मोदी जी नहीं बदलने वाले, कुछ बातें तुमको भी डेवलप करनी पड़ेगी, सोच बदलो, किसी चीज को देखने का नजरिया बदलो। और मेरे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये बिजनेस कैसे हुआ, अभी तो मैंने आपको बोला देयर हैज टू बी सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसेट्स कैपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड एंड मैनेज्ड, और जिसमें मैंने क्या बोला, देयर हैज टू बी सम वर्कफोर्स, एसेट, प्रोसेस, इनपुट एज वेल एज प्रोसेस, देन यू हैव टू जनरेट आउटपुट। बट मुझे एक बात बताओ, यहां कौन सा आउटपुट जनरेट हो रहा है, आपने तो सिर्फ इनपुट लिया ना, प्रोसेस तो लगाया ही नहीं, तो आउटपुट कहां से आया। बट सर आप तो बोला ना रेंट पे दे रहे हो, तो रेंट पे तो पहले भी जा रहा था, तो ये बिजनेस नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। ओके, तो फिर क्या है,
बता दो। आप यहां पे क्या कर रहे हो, इन आपने पैसे लगाए, पैसे लगा के 20 फ्लैट वाली मल्टी आपने किसी दूसरी कंपनी से ले ली, हाँ उसमें 20 फ्लैट थे, हाँ 20 फ्लैट्स को क्या कर रहे हो आप, रेंट पे चढ़ा रहे हो। नाउ यू आर डूइंग दिस फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, अर्निंग सम रेंटल्स, यस और नो? हाँ, सो इट इज नॉट कवर्ड अंडर Ind AS 103, इट विल बी कवर्ड अंडर Ind AS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओ, मतलब सर आप ये बोल रहे हो ये जो एक्विजिशन है ये एज पर Ind AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगा? यस, बिकॉज यहां पे आप रेंट जनरेट कर रहे हो, कैपिटल अप्रिसिएशन जनरेट कर रहे हो, सो इट इज नॉट इवन अ बिजनेस। तो हाउ कैन इट विल बी कवर्ड अंडर Ind AS 103? आंसर इज यस। अभी तुमको समझ में आया कि नहीं? ओके, तो सर इसको लिखेंगे कैसे? अभी लिखाता हूं, चार्ट बनाने में तो मैं माहिर हूं, डोंट वरी। परचेज, एक सेकेंड ना, परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी विथ लॉन्ग टर्म टेनेंसी राइट्स। तो इसके लिए बोलता क्या Ind AS, shall not be covered by 103 as it is not even a business, yes or no? Further, it would be covered by Ind AS 40, that is investment property. Done. अच्छा, ये समझ में आ गया पक्का? ये तो प्रॉपर्टी थी, लॉन्ग टर्म टेनेंसी राइट्स, मतलब यहां पे फ्लैट्स को रेंट पे चढ़ा रहा हूं मैं, एंड कैपिटल अप्रिसिएशन कर रहा हूं, रेंट जनरेट कर रहा हूं। नाउ नाउ मैंने ना मॉल परचेज कर लिया, ओके, मॉल के अंदर जितने भी स्टोर्स है ना उन सब पे मेरा राइट्स आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो मेरे पास राइट्स आ गए उसके, मेरे पास अगर उसके राइट्स आ गए तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से मुझे बताना, क्या ये बिजनेस है? क्योंकि मॉल पे क्या हो रहा है, मॉल में अगर मैंने मॉल एक्वायर किया, मॉल के सारे शॉप्स मेरे हो गए, अब जैसे कोई मॉल छोड़ के जा रहा है, मैं वहां पे बात कर रहा हूं आजू बाजू वालों से, एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूं सो दैट वहां पे दूसरा स्टोर आ जाए, प्लस साल भर कुछ ना कुछ फेस्टिवल होते रहते हैं तो मैं मॉल के जो कॉमन एरिया है वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करा रहा हूं सो दैट मॉल में ना ट्रैफिक बढ़े लोगों का। अरे यस और नो? सो दैट मॉल की जितने भी आउटलेट्स हैं उनकी सेल बढ़े, यस और नो? प्लस मॉल का अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो वहां पे क्या होता है कि रेंट तो लेता ही मॉल, प्लस रेवेन्यू में शेयरिंग भी लेता है, आपको मालूम है कि नहीं? हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये बिजनेस है? सोच समझ के बताना। परचेज ऑफ मॉल स्लैश होटल्स ईटीजी बिजनेस है सर? क्यों है? अगर बिजनेस है तो क्यों है? सर बिजनेस इसलिए है क्योंकि यहां पर
सिर्फ आप इनपुट नहीं लगा रहे हो, सेट ऑफ एक्टिविटीज के अंदर यहाँ पे प्रोसेस भी आ रहा है। प्रोसेस क्या है? आप साल भर उसको मैनेज ये कर रहे हो कि भाई वहां पे लोगों का ट्रैफिक बढ़े, प्लस आपके पास जो आउटपुट आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रेंटल नहीं है, रेंटल के साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी आ रहे हैं, अदर बेनिफिट भी आ रहे हैं, अदर इनकम भी आ रही इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग। यस और नो? आंसर इज यस। यहां क्या आ जाएगा? कंसीडर्ड एज बिजनेस अंडर इंड एस 103। बोलो तुमको आया कि नहीं? नोट नंबर 4, एक्विजिशन ऑफ शेल कंपनी। शेल कंपनी समझते हो? डमी कंपनी। डमी कंपनी मतलब जैसे मान लो ये बैलेंस शीट दी है, क्या दी है बेटा? बैलेंस शीट किसकी? डॉक्टर लिमिटेड। और इसकी लैंड एंड बिल्डिंग 100 की है, रुपीस इन करोड़। बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल 100। ये बैलेंस शीट दी है। और यहां पे एच डी लिमिटेड परचेज्ड 100% of equity shares of डॉक्टर। लिमिटेड। नाउ टेल मी, इज दिस अ बिजनेस? याद रखना सेट ऑफ एक्टिविटीज जो मैंने समझाया आपको। जल्दी बताओ। नो, वाई? सर, सर, ओ सर, यह सेट ऑफ एक्टिविटीज में मुझे बताओ ना, सिर्फ और सिर्फ इनपुट क्या दिख रहा है? अरे ये तो खुद शेल कंपनी है। शेल कंपनी मतलब डमी कंपनी, सिर्फ दिखाने के लिए, ऑन पेपर कंपनी है ये लैंड एंड बिल्डिंग जो 100 रुपए का है ना, इसको खरीद लिया तो ये एक तरह से कंपनी तो थी नहीं ना, इसका बिजनेस कुछ कर रही थी गए। सर इट इज नॉट इवन अ बिजनेस, क्योंकि ये शेल कंपनी है, डमी कंपनी है। ओके तो फिर कुछ नहीं, वैसे इंडिया से ऐसा कुछ बोल देता है। बोले इट इज नॉट अ बिजनेस combination under Ind AS 103. Is that clear? Note number 5, लास्ट नोट। इसके बाद हम चले जाएंगे #2 पर। #2 पे चले जाएंगे। एक्विजिशन ऑफ गुडविल। एक्विजिशन ऑफ गुडविल। एक्विजिशन ऑफ गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बात करूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं तो वहां पे ना कई जगहों पे गुडविल आती थी। कैसे सर? एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बिजनेस एक्विजिशन के दौरान, एक कंसोलिडेशन के दौरान आपके पास गुडविल आ जाती थी। एंड 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 AS 26 भी गुडविल के बारे में बात करता था। क्या बोलता था कि सर अगर परचेज गुडविल है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इट विल नॉट इवन अपीयर इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस और नो? 3 जगह पे वहां पे गुडविल आती थी। इंड एस में, पूरे इंटायर इंड एस में ओनली एक जगह पर गुडविल आएगी, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एक्विजिशन। व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एक्विजिशन
और जब एक ही जगह पे गुडविल आने वाली है, और ये गुडविल कहां पे आएगी, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एक्विजिशन। तो मुझे बताओ, अगर आपकी बैलेंस शीट में आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया और ऑलरेडी उसकी असेट साइड में गुडविल आ रही थी मान लो 1,000 रुपए से, तो मुझे बताओ क्या इसको आप इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे। मेरा क्वेश्चन वापस से समझना, आपने एक कंपनी खरीदी और उस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल आ रही थी 1,000 रुपीज की पहले से ही, तो क्या आप उस गुडविल को शामिल करोगे आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन में या बिजनेस में? क्यों करोगे? और क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं करोगे? मुझे दो तरह के आंसर आए, यस और नो, तो जरा रीजन भी बता दो दोस्तों। हम्म। मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं ना, अगर गुडविल आ रही है कहीं, गुडविल कहीं आ रही है, ध्यान समझना। देखो, आप ये कोई बी कंपनी है, बी लिमिटेड की बुक्स में ऑलरेडी गुडविल आ रही है 1,000, और ए ने आज इसको एक्वायर किया, तो ये 1,000 को कंसिडर करेगा, आंसर इज यस। वाई? ये मान लिया जाएगा कि भाई साहब ये जो गुडविल है इसका मतलब इसका पहले से भी कभी मर्जर हुआ है, पहले भी मर्जर हो चुका है, और जब ये पहले भी मर्जर हो चुका है या पहले भी एक्विजिशन हो चुका है, तो इसका मतलब ये बिजनेस होगा तभी तो एक्विजिशन हुआ। ओ इट इज बिजनेस इटसेल्फ फ्रॉम सिंस डे वन। यस, ओके, गॉट इट। ये बात समझ में आएगी नहीं? सो नाउ इसमें लिखेंगे इट इज considered as business, but but बिजनेस है और उसमें पहले से ही कोई गुडविल नहीं है। अब आप बिजनेस के अंदर गुडविल लेके आ रहे हो, तो चेक कर लेना क्या वो बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू है कि नहीं। सब पहले नहीं थी, एक्विजिशन के पहले गुडविल नहीं थी, और एक्विजिशन के बाद गुडविल आ रही है, तो वो किस वजह से आ सकती है? 103 की वजह से, है ना। और 103 कब लगेगा सर? जब बिजनेस है। ओके, लेकिन अगर पहले से ही गुडविल है इसका मतलब ऑलरेडी वो बिजनेस है। क्यों? क्योंकि पहले ही एक्विजिशन हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है दिव्यांग, आर्यन, गौरव? ओके, बट वाइस वर्सा इज नॉट देयर। डन। Okay. So these are the 5 points which you need to keep in mind while understanding the business under 103. Entire we took around 50-55 minutes to understand just कि भाई ये बिजनेस होता क्या है। कितने सारे पॉइंट्स कवर हो गए? ओके, ये सब पॉइंट्स थे ही नहीं। ओके, नाउ कम्स योर हैशटैग नंबर 2। ये क्या है सर? व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन है? तो अभी क्या पढ़ा? अरे बिजनेस पढ़ा। What is business combination? Answer is when an entity obtains control over another business. क्या बोल रहा हूं मैं? When an entity controls
when an entity controls over another entity. Now what do you mean by the term entity? Entity means acquirer. एंटिटी का मतलब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी पे कंट्रोल स्टैब्लिश कर रही है. मैंने आपको ना लूपहोल में क्या बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 और 21 का ट्रीटमेंट भी सेम है, तो उसको अलाइन करने के लिए भी इंड AS 103 आया है. हाँ, देखते हैं कैसे. एक्वायरर, और ये जो टर्म है ना अनदर बिजनेस, इसमें अनदर का मतलब होता है एक्वायरी, जिसको परचेज कर लिया गया है या फिर जिसपे कंट्रोल आ गया है. सर ये बिजनेस क्या होता है? मैं बहुत मारूंगा अगर ये वापस पूछ लिया. अभी अभी तो अपन ने पढ़ा बिजनेस क्या होता है. उसके लिए लिखना ऑलरेडी डिस्कस्ड इन #1. ओके, गॉट इट. ओके सर, ये तो समझ में आ गया कि अनदर बिजनेस का मतलब क्या है, लेकिन ये एंटिटी का मतलब होता है एक्वायरर. सर अब एक्वायरर कौन हो सकता है? एक्वायरर कौन? क्योंकि यहां पे लिखा है ऑब्टेन्स कंट्रोल, तो इन्होंने ना क्या किया है, कंसोलिडेशन और अमलगमेशन को अलाइन किया है, उन दोनों स्टैंडर्ड्स को एक जगह पे लाने की कोशिश करी है. तो क्या बोलते हैं यहां पे ना, उन्होंने एक्विजिशन की जैसी बात आती है ना, तो दो स्टैंडर्ड्स आएंगे, एक तो 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड देन 110 कंसोलिडेशन. ये दोनों बात कर रहे हैं. 103 क्या बात करता है? 103 बोलता है कि भाई साहब आज आपने कोई एंटिटी एक्वायर करी है. बोले हाँ करी है, तो भाई उसका आज एक बैलेंस शीट बनेगी जिस पे सारे फिगर्स एज पर इंड AS 103 होंगे, सारी कैलकुलेशन एज पर इंड AS 103 होगी, लेकिन ईयर एंड पर उसी फिगर्स के बेसिस पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा जिस पर इंड AS 110 एप्लीकेबल होगा. ओके, सो इन दोनों को एक साथ अलाइन करने के लिए किया गया है, एक साथ अलाइन करने के लिए नया स्टैंडर्ड बनाए गए हैं. और दूसरी बात मैं आपको बोलूं, 103 पढ़े बिना आप 110 पढ़ ही नहीं सकते. मतलब अगर आपको कोई कंसोलिडेशन पहले पढ़ा रहा है और बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ा ही नहीं रहा, तो आप पढ़ ही नहीं सकते when you are studying for the first time. Are you getting it? Okay. Now, तो अब जब ये अलाइन करने की बात है ना, तो बोले कि एक्वायरर कौन होता है? बोले एक्वायरर, हु द हेल इज एक्वायरर? एक्वायरर कौन है? एक्वायरर कौन है? तो बोले एक्वायरर के लिए दो चीजें, एंटिटी which pays PC and entity which has control. एक्वायरर किसको बोलेंगे? दो क्वेश्चन आते हैं, या तो वो एंटिटी जिसने परचेज कंसिडरेशन पे किया, या फिर एक्विजिशन के पास जिस एंटिटी के पास कंट्रोल आ गया है. ये क्या बात हुई, मैं आपको बताता हूं. ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, अभी आपको समझ में आएगा. ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं यहां पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बहुत क्लियरली. मान लीजिए ये HD लिमिटेड है और ये है बडी. HD ने टेक ओवर कर लिया बडी को, ठीक है. HD के पास टेक ओवर के पहले 100 शेयर्स थे, बडी के पास टेक ओवर के पहले 200 शेयर्स थे, ठीक है. याद है मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि A लिमिटेड और B लिमिटेड एक्वायर हो गया, जिसको बोलते हैं रिवर्स मर्जर.
हाँ, अब यहां पे समझने की कोशिश करना। यहां पे इसके पास कितने शेयर्स थे और इसने क्या किया, एचडी ने 1:1 के रेशियो में शेयर्स इशू कर दिए इन द फॉर्म ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कैन आई से नाउ एचडी लिमिटेड के पास 200 शेयर्स और आ गए और टोटल शेयर्स कितने हो गए एचडी के 300। ये कब आए, ये 200 बडी के भी। नाउ कैन आई से ये 300 में से 200 तो बडी के शेयर होल्डर्स हैं, सो कैन आई से कंट्रोल किसके पास आ गया, बडी के पास आ गया, जबकि पीसी किसने पे किया था, एचडी ने। ओ यस, इसको बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन। आर यू गेटिंग इट? ओके ओके। तो सर कोई बोला आप कहना क्या चाहते हो? तो जो बंदा पीसी पे करता है, जो एंटिटी पीसी पे करती है, उसको हम बोलते हैं लीगल एक्वायरर। कौन? लीगल एक्वायरर। बट जो जिस एंटिटी के पास कंट्रोल आ जाता है वो हो जाता है हमारा अकाउंटिंग एक्वायरर। नाउ इज दैट क्लियर? और मैं आपको इनके केसेस भी बता देता हूं। लीगल एक्वायरर इज इक्वल टू अकाउंटिंग एक्वायरर और लीगल एक्वायरर डज नॉट इक्वल्स टू अकाउंटिंग एक्वायरर। देखो यहां तक समझ में आया? एक एंटिटी जिसके पास एक्विजिशन के पास कंट्रोल आ जाता है वो कौन होती है, अकाउंटिंग एक्वायरर, और जिस जो पीसी पे करता है वो होता है लीगल एक्वायरर। जब लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर दोनों सेम एंटिटी हो तो इसका मतलब नॉर्मल एक्विजिशन हुआ है। कौन सा एक्विजिशन हुआ है? नॉर्मली एक्विजिशन हुआ है कि एचडी लिमिटेड ने बडी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया और पीसीबी एचडी ने पे किया है और कंट्रोल भी एचडी के पास ही है। बट ये जो सिचुएशन है, जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया, कौन सा वाला, ये वाला, कि भैया एचडी तो खरीदने गए थे बडी को, 100 शेयर्स थे और इनके 200 थे, 1:1 में शेयर्स इशू करे इन द फॉर्म ऑफ पीसी, तो पीसी तो इनने पे किया, लीगल एक्वायरर एचडी हो गई, लेकिन कंट्रोल इनके पास आ गया क्योंकि एचडी के अंदर 300 शेयर हैं जिसमें से 200 तो इनके। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स एक्विजिशन। व्हाट? रिवर्स एक्विजिशन। तुमको समझा कि नहीं? डन। ओके, रिवर्स एक्विजिशन तक आ गए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे। एक और टर्म है यहां पे यार, ऑप्टेन्स, हाइलाइटर मार देता हूं मैं इस पे, ऑप्टेन्स, है ना। एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपका एंटिटी, है ना। एक इंपॉर्टेंट टर्म है अनदर बिजनेस, फिर एक और टर्म मिलेगा आपको जिसको अपने को देखना है, कंट्रोल। ओके, तो कंट्रोल के लिए क्या लिखा है? ये 4 वर्ड समझ लेंगे तो अपन ये पूरी बिजनेस कॉम्बिनेशन को भी समझ लेंगे। पहले तो मैंने आपको सॉरी, पहले तो मैंने आपको ये समझा दिया कि एक्वायरर एंटिटी कौन है, अनादर बिजनेस कौन है, जो अनादर मतलब एक्वायरी और बिजनेस मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। नाउ कम्स टू यू नो व्हाट, ऑप्टेन्स। ऑप्टेन्स का मतलब होता है गेट्स। गेट्स व्हाट? कंट्रोल कैसे ऑप्टेन होता है, कंट्रोल कैसे ऑप्टेन होता है, तो ऑप्टेन को मैं डिफाइन कर रहा हूं, गेट्स by having
more than equal to 50% of equity shares, ये दिख रहा है? Gets by having more than 50% of equity shares of acquiree. ऑब्टेन कैसे होता है? बोले बाय गेटिंग मोर देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर, सॉरी, इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्वायरी कंपनी. एक्वायरी कंपनी मतलब ये वाली एंटिटी. ओके, लेकिन कैसे? हाउ? हाउ इट इज डन? और वो देखना पड़ेगा. हेलो, ओके, नाउ वी आर ऑडिबल and moving ahead. By having more than 50% of the equity share of the acquiree, and मैंने बोला हाउ. हाउ? तो बोले हाउ मतलब कैसे ऑब्टेन करोगे 50% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द एक्वायरी कंपनी? तो दो तरीके. हाउ मेनी तरीके? टू रीजन, टू वेज. टू वेज. पहला जिसमें पेज पीसी, पीसी पे किया है. पीसी पे किया मतलब आपने सामने वाली कंपनी के 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर लिए बाय पेइंग परचेज कंसिडरेशन. मतलब आपने यहां पे क्या किया? खरीदा है बाय मोर देन 50% ऑफ equity shares of acquiree. 50% of equity shares of acquiree. Yes or no? Now कंट्रोल ऑब्टेन, एक तरीका तो ये है कि आपने पीसी पे कर दिया. दूसरा तरीका क्या है? डज नॉट पे पीसी. क्या आप मुझे बता सकते हो दूसरा तरीका जो मैं बोल रहा हूं डज नॉट पे पीसी, ये कैसे हो सकता है? और फिर भी आपके पास कंट्रोल आ गया. आपने कुछ खरीदा ही नहीं. मतलब डज नॉट पे पीसी का मतलब हुआ आपने कुछ खरीदा ही नहीं, फिर भी आप ओनर बन गए, कंपनी के पेरेंट बन गए. कंपनी के पेरेंट बन गए मतलब आपने पीसी पे ही नहीं किया. अब आपका आंसर आ रहा होगा सर रिवर्स एक्विजिशन. बट रिवर्स एक्विजिशन के केस में भी मुझे एक बात बताओ ना, यहां आपने पीसी तो पे किया था ना यार. कहना ही से यहां एचडी ने पीसी तो पे किया था ना इन द फॉर्म ऑफ 200 शेयर्स. और मैं यहां क्या बोल रहा हूं, यहां आपने पीसी पे ही नहीं किया तो भी आप ओनर बन गए, एक्वायरर बन गए, पेरेंट बन गए. ये सर ऐसा कैसे हो गया? ये कब होता है? चलो मैं बताता हूं. ये कैसा केस है? ये पीसी क्यों नहीं है, सॉरी ये पीसी पे नहीं किया तो ये कैसे, मतलब ये रिवर्स एक्विजिशन क्यों नहीं है? इसका रीजन मैं बताता हूं, ध्यान समझना. एचडी, एक सेकंड, अभी देखना सिर्फ है ना मैं क्या बोल रहा हूं. एक एचडी लिमिटेड है, उसके हैं 100 शेयर्स. एक सेकंड. एक डॉक्टर लिमिटेड है, उसके पास है 100 शेयर्स. नहीं है, डॉक्टर भी बार बार हो गया, अपन एग्जांपल नया नाम लेंगे. बडी लिमिटेड 100 शेयर्स, उसके अंदर एक है मिस्टर एचडी, जिनके कितने शेयर्स हैं? 45 शेयर्स हैं. अब ये बडी ने क्या किया? बडी ने क्या किया, ध्यान समझना. बडी ने क्या किया? बायबैक किया 20 शेयर्स का.
सो आफ्टर बाईबैक मुझे बताओ बडी के पास कितने शेयर्स बचे? बडी के पास कितने शेयर्स बचे? 80 शेयर्स। ये बात समझ में आती कि नहीं? ये एग्जांपल समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ। बडी लिमिटेड के पास थे शुरुआत में 100 शेयर्स, जिसमें से एचडी, बडी के अंदर एक एसोसिएट थी एचडी, जिसके 45 शेयर्स थे। लेकिन अब पता क्या हुआ, बडी ने बायबैक कर लिया 20 शेयर्स को, और बायबैक के बाद उसके पास बचे 80 शेयर्स। अब ये जब 80 शेयर्स बचे, उसमें से 45 तो इसके, तो कहना इसे ऑटोमेटिकली इसके पास कंट्रोल आ गया, इसने कुछ किया ही नहीं। और ये क्या बन जाएगा सर? ये पेरेंट बन जाएगा। मतलब लो, पेरेंट बन गया, बिना कुछ किए पेरेंट बन गया, एचडी पेरेंट बन गया। यहां पे समझ में आया? पेरेंट मतलब बाप, बाप मतलब होल्डिंग, ठीक है? ये समझ में आया कि नहीं? बस यही लिखना है अपने को। थ्रू बाई बैक। बोलो, बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन कितनी छोटी सी है, अपन अभी तक वही डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या बन गया था? पेरेंट। एचडी पेरेंट बन गया बिना कुछ किए, पता ही नहीं चला, कुछ नहीं किया, पेरेंट बन गया बेचारा। कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ द बायबैक बाय द होल्डिंग कंपनी। तो रिवर्स एक्विजिशन का केस नहीं होगा। ये समझ में आया कि नहीं? जो लोग रिवर्स एक्विजिशन बोल रहे थे, इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। नाउ द लास्ट पॉइंट टू बी एक्सप्लेन, लास्ट पॉइंट जो आपको जरूरत है इसको समझने की, इन विच इज नथिंग बट द कंट्रोल। कंट्रोल, एक बात बोलू ना, कंट्रोल वर्ड जो है ना, वो इंड एस 103 में डिफाइंड ही नहीं है। कंट्रोल वर्ड इंड एस 103 में डिफाइंड ही नहीं है। सर ये फिर डिफाइन कहां है? तो ये डिफाइन है इंड एस 110 में। इंड एस 110 में ये डिफाइंड है। ओके, समझते हैं? एज पर, कंट्रोल मींस एज पर इंड एस 110, वोटिंग राइट्स more than 50% of more than 50% and power to compose board of directors। वोटिंग राइट किसी कंपनी में आपके 50% से ज्यादा है एंड यू हैव द पावर टू कंपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन आप क्या बन जाओगे? पेरेंट कंपनी। बेसिकली आपके पास क्या आ गया? कंट्रोल आ गया। कंट्रोल आ गया मतलब पेरेंट बन गए, मतलब आप होल्डिंग कंपनी हो गए। ओके, होल्डिंग कंपनी हो गए। अब याद रखना, वोटिंग राइट्स के लिए, ये जो टर्म है ना, वोटिंग राइट्स के लिए जगह ही नहीं बची यहां पे। वोटिंग राइट्स के लिए, वोटिंग राइट्स इंक्लूड्स पोटेंशियल शेयर्स, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। आपने AS20 में पढ़े थे, ATS में। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मींस, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मींस
जो आज इक्विटी शेयर नहीं है लेकिन इन फ्यूचर दे कैन बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे यहां पे। ओके, मींस ऑप्शंस, जिनको हम बोलते हैं ऑप्शंस, डिवेंचर हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो। और ये ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा? whenever market price is more than exercise price या market price is less than the exercise price। ये ऑप्शन एक्सरसाइज मतलब, ये ऑप्शन एक्सरसाइज मतलब मैंने आज आपको ऑप्शंस दिए कि भाई 2 लाख के डिवेंचर है 5 इयर्स के लिए, कहने से 2 लाख के डिवेंचर मुझे 5 साल के बाद, डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आज आपको इशू करे हैं, 5 साल के बाद मुझे डिवेंचर का अमाउंट पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, यस और नो? आंसर इज यस, है ना। लेकिन मैंने साथ में एक ऑप्शन दे दिया, आप 5 साल बाद मुझसे पेमेंट मत लो, आप उतने के इक्विटी शेयर्स ले लो और एक्सरसाइज प्राइस जो इक्विटी शेयर की उस समय मार्केट प्राइस होगी मान लीजिए 200 रुपए, मैं आपको 20 रुपए में दे दूंगा, कैन आई से दैट इज द एक्सरसाइज प्राइस। और सामने वाला जो पर्सन है, जो डिवेंचर होल्डर है, डिवेंचर होल्डर इज नथिंग बट हियर ऑप्शंस, और सामने वाला ऑप्शन का भी एक्सरसाइज करेगा जब प्राइस 200 की है और उसे शेयर मिल रहा है 20 रुपए का, तो वो एक्सरसाइज कर लेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जस्ट इससे उलट हो गया, आगे जाके फ्यूचर में प्राइस कम हो गई और एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है, तो क्या वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? आंसर इज नो। तो मैं यहां पे लिखा देता हूं ताकि आप बाद में परेशान ना हो। अगर मार्केट प्राइस कम है तो शुड नॉट बी कंक्लूड, शुड नॉट बी इंक्लूडेड, शुड नॉट बी कंसिडर्ड। और अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है तो यहां लिख दो शुड बी कंसीडर्ड। बस, आया कि नहीं? डन 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 डन। सो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस कॉम्बिनेशन। हमने आज सिर्फ एक बैकग्राउंड क्रिएट किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में जो प्रॉब्लम्स थी उसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहले ये लाए बिजनेस की डेफिनेशन, उसके अंदर अपन ने देखा सेट ऑफ एक्टिविटीज, फिर मैंने आपको बताया कि एक्विजिशन ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट जो एस 14 में कवर होता था, यहां पर इंड एस 16 में कवर होता है, बिकॉज ये बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आता तो इंड एस 103 में ये नहीं कवर होगा। फिर अपन ने एक एग्जांपल भी देखा, फिर मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी ऐसी खरीद रहे हैं जो लॉन्ग टर्म टेनेंसी राइट्स वाली है तो वो बिजनेस कंसिडर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उससे रेंटल या कैपिटल अप्रिशिएशन जनरेट होगा और वो कवर होगी इंड एस 40 में, ना कि इंड एस 103 में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हमने परचेज किया मॉल या होटल्स तो वो बिजनेस कंसिडर किया जाएगा, और अगर सिंस वो बिजनेस कंसिडर किया गया तो इंड एस 103 में आ जाएगा। एक्विजिशन अगर सेल कंपनी का हुआ है तो इट इज अगेन नॉट अ बिजनेस कंपनी बिकॉज सेल कंपनी इज अ डमी कंपनी। देन हमने बात करी एक्विजिशन ऑफ गुडविल, और मैंने आपको बताया कि भाई पूरे इंड एस में सिर्फ एक ही जगह गुडविल आएगा, दैट इज अंडर इंड एस 103, और उसे बिजनेस मान लिया जाएगा ऐसा मान के कि भाई पहले भी एक्विजिशन हो चुका है, मर्जर हो चुका है। फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो मैंने आपको बताया व्हेन एन एंटिटी ऑब्टेन्स कंट्रोल ओवर अनदर बिजनेस। अनदर बिजनेस में बिजनेस का मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, अनदर का मतलब एक्वायरी कंपनी और एंटिटी का मतलब एक्वायरर। अब एक्वायरर दो तरीके से हो सकते हैं, या तो एक्वायरर आप बने बाय पेइंग द परचेज कंसिडरेशन ऑन द एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, या फिर आफ्टर एक्विजिशन आपके पास कंट्रोल है कि नहीं। तो बोले कि अगर आपके पास कंट्रोल है और पीसी भी आपने पे किया तो आप कहलाओगे लीगल एक्वायरर एज वेल एज अकाउंटिंग एक्वायरर, क्योंकि लीगल एक्वायरर कौन कहलाता है? जो एंटिटी पीसी पे करे, और अकाउंटिंग एक्वायरर वो कहलाता है जिसके पास कंट्रोल हो आफ्टर एक्विजिशन। ठीक है, नाउ लास्ट ऑफ द थिंग मैंने आपको ये भी बताया साथ में कि अगर लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर दोनों एक ही एंटिटी है तो यहां पे एक्विजिशन हुआ है, लेकिन लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये रिवर्स एक्विजिशन का केस है। और मैं आपको बोलूं अकाउंटिंग एक्वायरर जो टर्म है ना, उसी के बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते चले जाएंगे पूरे इंड एस में, है ना। नाउ द पॉइंट इज
सेकेंड पॉइंट इज कि हमने कंट्रोल ऑब्टेन कैसे किया। तो मैंने आपको बताया कि ऑब्टेन करने के लिए क्या करना था, 50% से ज्यादा का राइट्स एक्वायर करना था बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब 50% शेयर कैसे खरीदे, या तो पीसी पे किया, पीसी पे किया मतलब आपने डायरेक्टली खरीद लिए, लेकिन इस बार आपने पीसी पे किया ही नहीं, फिर भी आप पेरेंट बन गए, मतलब कुछ किया ही नहीं और पेरेंट बन गए, तो फिर क्या हो जाएगा, ये कौन सा केस होगा, ये बाईबैक का केस होगा। मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, ठीक है। देन कंट्रोल, तो कंट्रोल इज नॉट डिफाइंड अंडर 103 बट इट इज डिफाइंड अंडर 110, ठीक है। जहां पे हमने सीखा कि वोटिंग राइट्स इज मोर देन दी 50% एंड पावर टू कंपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर आपके पास आ गए, और यहां पे वोटिंग राइट्स में इंक्लूड करेंगे हम इक्विटी शेयर्स के साथ साथ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है आज वो इक्विटी शेयर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में भी दे विल बी कंसिडर्ड बिकॉज दे आर पोटेंशियल इनफ टू बिकम दी इक्विटी शेयर्स। आज वो ऑप्शंस हैं, आज वो ऑप्शंस हैं, और आगे जाके कब कंसीडर होंगे, जब मार्केट प्राइस इज मोर देन दी एक्सरसाइज प्राइस होगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर डे 1। आई होप आज का पूरा समझ में आया होगा आपको, है ना। तो एक बैकग्राउंड पूरा तैयार हो गया। कल से हम इसकी अकाउंटिंग पे भी आगे बढ़ जाएंगे और अगले 6 डेज में हम इसको खत्म कर देंगे। दैट्स इट फॉर डे 1। सी यू टुमारो, बाय।